हाँ सर। है ना बेटा, हम लोगों ने This तो call is थियरी now being कंप्लीट कर ली recorded. थी और हाँ एक्सरसाइज सर। शुरू करना है। एक काम करता हूँ, मैं पहले टेक्स्ट बुक ढूंढ लेता हूँ तब तक, ठीक है। टेक्स्ट बुक, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब अमाइंस। अमाइंस की एक्सरसाइज अपने को करने की है, ठीक है। चलो तो फिर ये तो टेक्स्ट बुक तो मिल गई मेरे को, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन है? 40, 40 नहीं है? हो जाएंगे, चलो फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा फटाफट। आप लोग 13.1 आप लोग कंप्लीट कर लो, एकदम इजी है। आईयूपीएसी नाम लिखने हैं आपको और क्लासिफाई करना है इन कंपाउंड्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में। ठीक है ना बेटा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हमने डिटेल में पढ़ा है। CH3 ट्वाइस CH और NH2। पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में से कौन सा है? सर प्राइमरी है। क्योंकि NH2 है तो प्राइमरी होगा ऑब्वियसली, है ना। और अभी आप लोग इसका आईयूपीएसी नाम बोलो बेटा जल्दी से। आदित्य तू ही बोल चल पहला वाला। क्या हुआ बेटा, बोलो ना जल्दी से। CH3 ट्वाइस CH NH2। सर वन पे मिथाइल है। बेटा जिंदगी में कभी वन पे मिथाइल नहीं आएगा, याद रखना ये बात कभी भी। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक है ये लेवल पे अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। पहला जो है बेटा, देखो पहले तो आप इसको एक्सपांड करो, CH3 ट्वाइस CH और NH2 है। ठीक है बेटा, इसको आप एक्सपांड करोगे जब तो आपको पता चलेगा कि CH पे NH2 है और ये CH पे दो CH3 है जिसको दिखाया इस तरह से गया है, CH3 और CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन आप दो कार्बन की कभी ले ही नहीं सकते क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, किसी भी एंड से नंबरिंग कर लो, 1 2। प्रोपेन टू में। हाँ बेटा 1 2 3 हो गया। और तीन कार्बन के लिए आपने सीधा सीधा लिख दिया प्रोप। सारे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पर NH2 को आप लिखते हो 2 अमाइन। कौन सी कैटेगरी है बेटा? तो ये 1 डिग्री है बेटा, ठीक है। चलो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन अटेंड करो फटाफट। CH3 CH2 ट्वाइस NH2। मैं स्क्रीन एक मिनट बंद कर रहा हूँ बेटा, ये मोबाइल की स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी।
CH3 CH2 ट्वाइस NH2। मैं बोलूं? बोल बेटा दिनांक। प्रोपाइलोमाइन। बेटा IUPAC सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो तो नाम जो बता रही है वो कॉमन नेम है बेटा। एन प्रोपाइलोमाइन। कॉमन नेम बेटा है वो, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, नियोपेंटाइल, ये सब के सब कॉमन सिस्टम में आते हैं। नंबरिंग करने के बाद में, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद में जो नाम लिखा जाता है उनको हम लोग कहते हैं बेटा IUPAC नाम। रुको सर, स्ट्रक्चर बनाती हूँ। हाँ वही करो बेटा जल्दी, मैं ये तो मुझे बताना ही नहीं था, ये तो आगे आगे आप पे छोड़ के बढ़ जाना था मेरे को। ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 ट्वाइस और NH2। अब CH2 बीच में इस तरह से ट्वाइस लिखा हो ना, इसका मतलब वो कंटिन्यूटी में रहेगा बेटा। ये CH3 तो एंड वन अमाइन। CH2 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 और NH2। NH2। हाँ, तीन कार्बन की आपकी आ गई लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट नंबर चेन। आपने लेफ्ट साइड से कर दी बेटा, 1 2 3। और तीन कार्बन प्रोपेन के लिए आ गया अमाइन। प्रोपेन, हाँ सर। 1 और अमाइन। ठीक है, फिर से कौन सी कैटेगरी में है, 1 डिग्री। ठीक वन है डी। बेटा, आप तीसरा वाला करो चलो। अभी बीच में NH देखते ही आप लोग पहली चीज तो क्या बोल दोगे? एन, फिर उसमें वो आएगा नहीं बेटा, एन क्या, NH देख के आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का सेकेंडरी, पता लगा। सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी बेटा, NH है तो सेकेंडरी ही होगा इसके अंदर। ठीक है, चलो करो बेटा। ये इस तरीके का क्वेश्चन सर था। हो गया। हाँ बेटा, एक बेटा CH, इस तरीके का क्वेश्चन था बेटा, है ना। चलो माधव बोलो बेटा इसका आंसर। माधव हाँ सर। बोलो बेटा इसका आंसर। हाँ सर। सर CH3 CH3 हाँ तो सर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सर। हम्म, ठीक है। फिर सर N जो है उसके एक जुड़ा है तो N मिथाइल। तो स्टार्ट करेंगे N मिथाइल से। वेरी गुड बेटा, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। N मिथाइल, फिर हाँ हाँ। फिर सर अमाइन टू टू लॉन्गेस्ट चेन मिली बेटा तेरे को? हाँ सर 3 कार्बन की है सर। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का वर्ड रूट क्या आता है? सर प्रोप। प्रोप। सारे ही हाँ कार्बन कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएगा? एन। और 1 के बाद में एन 2 के 2 पे है N सर। है। हाँ तो 2 अमाइन। ठीक है, कौन सी कैटेगरी लिखूं इसकी? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री, क्योंकि NH आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा इसके अंदर, है ना। हाँ चलो सर। फोर्थ वाला करो, CH3 थ्राइस CnH2। ठीक है, NH2 को देखते ही आपने क्या बोला होगा इसको? 1 डिग्री ना बेटा, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 3 3 CH3 देख के इसको आप टर्सरी नहीं बोल सकते। तो कामाइन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी देखने की मेथड ही अलग होती है बेटा। ठीक है, ये NH2 देख के आपने इसको 1 डिग्री बोल दिया। अब जब आप एक्सपांड करना शुरू करेंगे इसको, तो CH3, C के ऊपर CH3, C के नीचे आ गया CH3, और ये C पे आ गया बेटा NH2। लॉन्गेस्ट चेन आपने देख ली बेटा, कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। जब आपने नंबरिंग करना शुरू किया तो 1 2 3, 2 के ऊपर आपका आ गया मिथाइल, है ना। अब मैं थोड़ा सा लाइन चेंज करके लिखूंगा, आप समझ जाना कि एक ही लाइन पे लिखा हुआ है। 2 पे आ गया मिथाइल, 2 पे मिथाइल। और 3 कार्बन का वर्ड रूट आता है प्रोप। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन। और बेटा 2 पे NH2 है तो इसको लिखते हैं 2 पे अमाइन। ठीक है, और ये 1 डिग्री है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। बढ़ जाओ आगे बेटा।
हाँ सर इसी तो। चल हाँ सर। फिफ्थ Yes, वाला sir. कर। फिफ्थ वाला करेंगे C6H5NHCH3। NH को देखते ही आप लोगों ने बोल दिया कि सर कैटेगरी तो इसकी 2 डिग्री है, कोई इशू नहीं है। C6H5NHCH3, ठीक है बेटा। इसको अगर आप स्ट्रक्चरली बनाना चाहो तो आपको ये पता होना चाहिए कि C6H5 मतलब बेंजीन की बात हो रही है, और ये NH के ऊपर CH3 है, ठीक है बेटा। इसका नाम मुर्तुजा है क्या आज के लेक्चर में? मुर्तुजा नहीं है, मुर्तुजा भी नहीं है। Yes, sir. है हाँ सर एक ही Yes, है sir. का मुर्तजा तो है। तो बोलो फिर, कब से वही तो बोल रहा हूँ, मुर्तुजा मुर्तुजा चिल्ला रहा हूँ, सुन नहीं रहा क्या? है एन मिथाइल बेंजामाइन। कौन बोला ये? Pankaj, sir. मुर्तुजा को बोला है यार मैंने, पंकज थोड़ी बोल रहा हूँ, मुर्तुजा बोल रहा था मैं। एन मिथाइल बेंजीनामाइन बोलते हैं इसको, बेंजामाइन नहीं बोल सकते पंकज, पहली बात तो। एन मिथाइल बेंजामाइन। बेंजीनामाइन, ओके सर। ठीक है ना, बेंजीनामाइन, ठीक है। एन मिथाइल बेंजीनामाइन होना चाहिए, लेकिन बेंजीन पे NH2 आता है तो IUPAC में एक्सेप्टेड क्या नाम है? एनिलीन। तो एन मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो आप। और एनिलीन ना लिखना हो आपको तो आपको छूट है, आप बेंजीनामाइन लिखो। बेंजामाइन लिखोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। बेंजीनामाइन, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है बेटा तो इट इज वेल एंड गुड कि बेंजीन पे NH2 आता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पे चले आगे, है ना, ठीक है। CH3CH2 ट्वाइस NHCH3, ऐसा कुछ लिखा है, CH3CH2 ट्वाइस NH और CH3, ठीक है बेटा। इसको एक्सपांड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। CH3, यही था ना बेटा क्वेश्चन में कि NCH3 था, N होगा, वही तो मैं सोच रहा था। NCH3। ये H नहीं है बेटा ना, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। CH2, ये N के ऊपर CH2, इसके नीचे CH3, और इस पे आ गया CH3, ठीक है बेटा। अब ये सिर्फ N को देख के आप समझ तो गए होंगे कि ये टर्शरी है, ठीक हाँ है। सर। अब लॉन्गेस्ट चेन मान लो कि ये है, वैसे ये भी हो सकती थी नीचे वाली तो भी, लेकिन दोनों सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब N के ऊपर एक मीथाइल है और N के ऊपर एक इथाइल है, तो आप लिखोगे कैसे? इथाइल को पहले लिखना कंपलसरी है, ई आता है पहले हाँ, से। तो हाँ, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है कि एज फार एज सब्स्टिट्यूएंट्स आर कंसर्न, ठीक है बेटा। एन इथाइल होने के बाद में एन पे क्या आएगा आगे? मिथाइल। एन इथाइल और एन मिथाइल तो हो गया। अब वर्ड रूट में बेटा 2 कार्बन दिख ही रहे होंगे आपको, तो वो आ गया इथेन, है ना। आगे आपको अमाइन लिखना है बेटा, इथेन, और आगे मैं देखो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप पूरा एक लाइन में लिख देना इसको, इथेनामाइन, ठीक है। आपको ये सब बेसिक रूल्स तो पता ही है कि पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल में आएंगे। ये जो एन और एन, जो नाइट्रोजन का एन है, वो दोनों कैपिटल में आएगा, ठीक है। हाइफन प्रॉपर जगह पे आप यूज कर लेंगे, ठीक है, कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। तो एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। सिक्स्थ वाला हो गया अपना। सेवंथ वाला फटाक से कर लो आप लोग। मेटा पे ब्रोमो C6H4NH2, ठीक है। सेवंथ मेटा पे ब्रोमो, तो ये बेंजीन तो बनेगी ही बनेगी C6H4 की, और ये NH2, और मेटा मतलब कि ये अगर 1 है तो ये 2 होगा बेटा, और ये 3 होगा, तो ये 3 वाला पार्ट आपका ब्रोमो पे आ गया। अब आप सीधा सीधा नंबरिंग कर ले बेटा इसको, 1 2 और 3, और 3 पे आ गया ब्रोमो, तो ये आ गया 3 ब्रोमो,
और बेंजीन पे जब NH2 अटैच होता है तो आप दो वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, अब या तो एनिलीन यूज कर लो और या आप बेंजीन अमाइन यूज कर लो, मैंने आपको इससे पहले वाले केस में बताया था। ठीक है, चलो IUPAC क्लियर हो गया एकदम से। अब कुछ हाँ ना कुछ Yes, sir. आगे बढ़े बेटा और सेकंड वाला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 13.2 में ऐसा कहा है आपसे कि आपको एक केमिकल टेस्ट बतानी है, इन दोनों में से अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो, मतलब कि पहला सवाल ये है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको मिथाइल अमाइन दिया हुआ है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाई मिथाइल अमाइन दिया हुआ है, और आपसे ये आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में मिथाइल अमाइन है और किस टेस्ट ट्यूब में डाई मिथाइल अमाइन। तो आप कौन सा केमिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप पहला वाला सोचें जरा फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैं आप लोग को चलो एग्जांपल भी दे देता हूँ कि पहला वाला है मिथाइल अमाइन और दूसरा है डाई मिथाइल अमाइन। अब इससे आपने ये तो सोच लिया कि मिथाइल अमाइन मतलब CH3NH2, मतलब वो प्राइमरी अमाइन है, और डाई मिथाइल अमाइन का मतलब CH3NHCH3, दो मिथाइल होने चाहिए और बीच में NH, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेकेंडरी है। और प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट सीधा सीधा आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है, विच इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट को परफॉर्म करोगे, क्लोरोफॉर्म और KOH को जब उसके अंदर आप डालोगे तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब एक फाउल स्मेल जनरेट होगी, उसके अंदर आपका मिथाइल अमाइन था, और जिसमें जनरेट नहीं हुई वो डायमिथाइल अमाइन था। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। पक्का समझ में आया ना? देखो अभी मैंने आपको कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो थियरी में बता चुके हैं हम लोग, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो दो कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइन, ये आपको मैंने लिखवाया था वहां पे नोट करवा के, क्योंकि CH3NC बनाना होता है वहां पर आइसोसाइनाइड, और लिखा था मैंने वहां पे नीचे के फाउल स्मेल होती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो मिथाइल अमाइन वो गंदी स्मेल जनरेट करेगा क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में, और डाई मिथाइल उसको जनरेट नहीं करेगा क्योंकि वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है बेटा, सेकंड वाला बोलो, सेकेंडरी और टर्शरी का कुछ पता है आपको? अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपको सेकेंडरी अमाइन दे दे और एक टेस्ट ट्यूब में आपको टर्शरी अमाइन दे दे, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्शरी? ठीक है बेटा, तो ये याद रखना, ये एक्चुअली चेक करा जाता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट से। ठीक है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता है टर्शरी अमाइन, वहां पर मैंने आपको नोट लिखवाया था कि टर्शरी अमाइन विल नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट। नहीं याद तो होगा ही ना बेटा? याद तो नहीं होगा आपको, है ना? पक्की बात? अरे कुछ बोलो यार। सर अभी आपने ही बता दिया तो फिर क्या बोले सर? मैंने बता दिया ना, हिंसबर्ग्स रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना बेटा? आपको मैं हाँ लिख सर। बताता हूँ। सेकेंडरी क्या था, देखो सेकेंडरी अमाइन है, मान लो कोई दो, कोई भी दिया है तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे कोई। देखो ये बेंजीन होता है वो सल्फोनिल, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और क्लोरीन। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइन के पास में N के पास में एक H होता है बेटा। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन है। देखा आपने, CH3NH CH3, अब आपको पता है कि ये अगर Cl देगा तो ये H दे देगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O का सल्फर फिर N से जुड़ जाएगा और CH3 अगर इसकी जगह पे अगर टर्शरी होता तो N के ऊपर 3 CH3 जुड़े हुए होते। समझ में आ रहा है आप लोग को? जब इसके पास में H ही नहीं होगा तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा क्या? कभी नहीं करेगा बेटा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। हाँ तो जो सर। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है बेटा वो हमारा सेकेंडरी अमाइन है, और जो रिएक्ट करने को मना कर रहा है वो टर्शरी अमाइन है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, है ना अभी तो? चलो बेटा, अभी इथाइल अमाइन है और एनिलीन है, इथाइल अमाइन और एनिलीन तीसरा। ठीक है, इसकी NCERT बहुत अच्छी दी हुई है, आप लोगों को बहुत काम आएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इसको। क्या कह रहा है?
पहला क्या था, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, और दूसरा क्या था बेटा, एनिलीन। ठीक है, इसका तो आपको आता ही नहीं होगा, आता है किसी को, इथाइल अमाइन और एनिलीन। ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। हाँ सर। एरोमेटिक को एलिफेटिक से किस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा, देखो याद रखो कि इथाइल अमाइन का जब आप डायजोटाइजेशन करवाते हो ना, डायजोटाइजेशन, तो बेटा क्या बन जाएगा, C2H5, क्या बनेगा, N2 प्लस और Cl माइनस, इसका डायजोटाइजेशन से ये बनता है। ठीक है, और एनिलीन का क्या बनेगा बेटा, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, बराबर बात है आपकी। ये करते आ रहे हैं बेटा, डायजोटाइजेशन में हम हाँ लोग सर। मिथाइल तो C2H5N2 प्लस Cl माइनस, एनिलीन का डायजोटाइजेशन करवाओगे तो C2H5N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है बेटा, एनिलीन का ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल होता है, एलिफेटिक का ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। वो भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ, आपसे पूछता नहीं हूँ, पूछने का पाप हो जाएगा नहीं तो मेरे से। C6H5 बेटा बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कर सकता है रेजोनेंस, और अगर जहां पर रेजोनेंस आता है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये स्टेबल है बेटा। और मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर इसके आगे कोई रिएजेंट ना दिया गया हो तो आप सीधा सीधा इसकी रिएक्शन पानी से तो जरूर करवा लेंगे आप, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, और C2H5OH से कंबाइन होके क्या बना देगा बेटा, C2H5OH, मतलब एक फ्रूटी स्मेल जनरेट हो जाएगी इसके अंदर जब इथाइल अमाइन दिया गया हो। ठीक है, तो एक आपका इंडिकेशन ये हो जाएगा कि अल्कोहल बन गया तो इथाइल अमाइन इसी के अंदर होगा बेटा। ठीक है, और फिर भी आपको वेरीफाई करने का बहुत शौक है बेटा, तो आप लोग ये देखो कि ये C6H5N2 प्लस Cl माइनस के अंदर आप क्या जोड़ दो बेटा, एक और एनिलीन का मॉलिक्यूल डाल दो आप, एनिलीन को एक्सेस में डालो इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा बेटा, एजोडाई। याद है आपको, एजो कपलिंग रिएक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि जब NH2 हो तो वो जो बनता है वो येलो कलर की एक डाई बन जाती है, और अगर इसी की जगह पे अगर मुझे एक और वेरिफिकेशन वाला टेस्ट करना होता तो मैं क्या ले लेता, फिनॉल, और फिनॉल में OH ग्रुप के वजह से मैंने आपको सिखाया था कि O का ऑरेंज कलर जनरेट होता है। बोलो बेटा कुछ बोलो, करवाया था ना यस सर। हाँ सर। एप्लीकेशन है, थियरी अगर आपको अच्छे से आती होगी तो ही एक्सेस कर पाएंगे ना आप लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि इथाइल अमाइन वाले कंटेनर में तो अल्कोहल बन गया, उसकी एक फ्रूटी स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है, वो आप जब देख सकते हो कि अल्कोहल तो सबको पता होता है कि कैसी खुशबू होती है उसके अंदर। एनिलीन का डायजोटाइज कंपाउंड बना है तो उसमें कोई स्मेल जनरेट नहीं हुई, तो आपने फिर भी चेक करने के लिए अगर उसके अंदर एनिलीन डाला तो एक येलो कलर की डाई बन गई, और अगर आपने फिनॉल डाला तो ऑरेंज कलर की डाई बनी, तो ये डाई का बनना ये इंडिकेट करता है कि ये आपका एनिलीन है, और अगर ये अल्कोहल का बनना ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर एलिफेटिक अमाइन है बेटा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से समझ में तो आ गया होगा, आगे बढ़ता हूँ, चलो 3 और 4, ये अपना 3 हो गया। फोर्थ वाला बोलो बेटा, फोर्थ वाला भी आप बोल लो कि एनिलीन है और बेंजाइल अमाइन है, किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे आप, एनिलीन और बेंजाइल अमाइन में बेसिक डिफरेंस बताओ आप। तो CH2 का होता है। CH2 होना चाहिए बेटा इसके अंदर, है ना। यस एनिलीन सर। होता है C6H5NH2, और बेंजाइल अमाइन होता है C6H5 के बाद CH2 और फिर NH2। यस सर। टेस्ट बता पाओगे बेटा अभी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी कंटेनर में एनिलीन है और किसी कंटेनर में बेंजाइल अमाइन है। अच्छा मुझे बताओ कि बेंजाइल अमाइन जो है वो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। एरोमेटिक। सर एरोमेटिक। इतना गलत आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जब बोलते हो ना तो मेरी आंखें भर जाती है बेटा। हाँ। बेंजीन के ऊपर NH2, NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक है।
बीच में CH2 आया और NH2 से जुड़ा हुआ है। बेटा ये NH2 इतने बड़े CH2 से जुड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा बेटा? तो अमाइन तो ये एरोमेटिक नहीं है ना बेटा? याद है बेटा आप लोग को? यस सर, हाँ सर, समझ तो ये गए। एलिफेटिक है। और यस अभी सर। अभी मैंने आपको सिखाया कि इसका डायएजोटाइजेशन कंपाउंड करेंगे, इसका डायएजोटाइजेशन तो इन Na रिएक्शन। प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। और अल्टीमेटली फिर बाद में वो पानी से रिएक्ट कर ही लेगा, क्योंकि इसके पास में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि बेंजीन कहाँ, NH2 कहाँ, इलेक्ट्रॉन उड़ के थोड़ी चले जाएंगे बेंजीन के अंदर, नहीं जाएंगे ना बेटा। तो NH2 ये यस OH सर। में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। अल्कोहल बना, फ्रूटी स्मेल जनरेट हुई, तो मान लो कि एलिफेटिक है। अब अगर मान लो कि इसके अंदर आपने N2 प्लस और Cl माइनस बना भी दिया और ये चेक करना है कि ये एरोमेटिक है, तो आप इसके अंदर या तो फिनॉल डाल दो या तो एनिलीन डाल दो। एनिलीन के साथ में वो कौन सा कलर शो करेगा? येलो कलर शो करेगा। और फिनॉल येलो। के साथ में वो कौन सा कलर शो करेगा? ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा बेटा, है ना? समझ यस में आया? तो ये वाला जो क्वेश्चन था तीसरा वाला और चौथा वाला क्वेश्चन सेम ही था, बस आपको यही नहीं सर। पता था कि इथाइल अमाइन एलिफेटिक होता है और ये बेंजाइल अमाइन भी एलिफेटिक होता है। अगर आपको ये पता होता तो आप डिफरेंशिएट कर लेते कि एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो डायएजोटाइजेशन करवा लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये फोर्थ था और एक और लास्ट भी है उसके अंदर कोई एनिलीन है और एन मिथाइल एनिलीन है ना? ये भी मैं करवा चुका हूँ, तीन ही तो टेस्ट है बेटा, तीनों के तीन का आंसर आ चुका है, उसी में से आपको ढूंढना है अभी और क्या। एनिलीन है और एन मिथाइल एनिलीन है, बताओ कौन सी टेस्ट करोगे आप? क्या डिफरेंस है बेटा एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन में? स्ट्रक्चर बना के देख पा रहे हो आप? एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, सर डिग्री का। डिग्री का डिफरेंस है। वेरी गुड बेटा। ये एनिलीन है, और उसके अंदर सेकेंड मतलब। हाँ एन मिथाइल एनिलीन है। तो पहला वाला प्राइमरी है 1 डिग्री और दूसरा यस सर, वो वाला सेकेंड। 2 डिग्री। 1 डिग्री को 2 डिग्री से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं बेटा? बोलो यार, अब तो बोल लो सर यार। वो फर्स्ट मेथड आपकी, वो हाँ फर्स्ट फर्स्ट में मेथड होता मेरी। है। वो कौन सा? अरे सुना सुना है कुछ सी से आता था। हाँ, कार्बो, जो बोलो भी इतनी लिख रहे हो। बोल रहे हो यार, बिना तो बोल ही नहीं पाते कभी। कार्बाइल अमाइन टेस्ट बेटा, है ना? यस सर, मैंने आपको बताया था फर्स्ट कि किया था वो। कौन सी स्मेल जनरेट करता है? फाउल और स्मेल जनरेट करता है। फाउल और टू स्मेल, रिएक्ट नहीं करता। है ना बेटा? एकदम सिंपल सिंपल सी फैक्ट थी कि प्राइमरी को सेकेंडरी से डिफरेंशिएट करना हो तो कार्बाइल अमाइन, सेकेंडरी को टर्शरी से डिफरेंशिएट करना हो तो हिंसबर्ग, मतलब एलिफेटिक को एरोमेटिक से करना हो तो डायएजोटाइजेशन फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाई। फिनॉल डालोगे तो ऑरेंज डाई और अगर एनिलीन डालोगे तो येलो कलर की डाई बेटा, है ना? यस सर। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तीसरे वाले पे जाते हैं। क्या लिखा है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजंस वगैरह देनी है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पहला वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है थियोरेटिकली, तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे करवाया है, लेकिन पहली बात तो मेरे को डाउट है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट वाला है कि पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर, एनिलीन का पीकेबी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल अमाइन। आप लोग सोचें तब तक मैं इसको फ्रेम कर लूं। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन पे NH2। दूसरा क्या था? मिथाइल अमाइन। यस सर, मिथाइल मिथाइल। अमाइन का कंपैरिजन था CH3NH2। ऐसा कह रहा है कि अगर इसका पीकेबी देखोगे ना आप, पीकेबी का ऑर्डर ये ऐसा होता है। अब आपको रीजन बतानी है। क्या मैंने आपको कभी ऐसा बताया है कि जिसका पीकेबी ज्यादा होता है
उसका के भी कम होता है। अरे हाँ ना बोलो कुछ। यस सर, हाँ के बताया भी बताया। ज्यादा होता है, उसका के भी कम होता है। जिसका के भी कम होता है उसकी बेस स्ट्रेंथ कम होती यस सर। है ना, बेसिक पावर कम होता है उसका। तो हाँ आपसे सर। सीधे यही पूछ रहा है कि एनिलिन का पीके भी ज्यादा है तो क्यों ये खराब बेस है। मतलब बेस सर स्ट्रेंथ का, हाँ रुक जाए एक मिनट, बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे हैं तो ये आपसे ऐसा पूछ रहा है कि CH3NH2 जो है ना वो अच्छा बेस है किसके कंपैरिजन में, एनिलीन के एनीलाइन। कंपैरिजन में। और ये एग्जैक्ट की रीजन थियरी में पड़ा है। हाँ अब मैं सर। जिसको वो वो जरा NH2। ट्राई करे, नहीं नहीं रुक जा आलिया, पुरुषव ट्राई करेगा हाँ इसका सर, आंसर। ठीक है ठीक है ठीक। पुरुषव ट्राई कर बेटा। अब यार आप लोग के माइक चल रहे होंगे तो अच्छा है बेटा, बोलो। सर कृषभ है ही नहीं। पुरुषव आज लेक्चर में नहीं है। हाँ सर नहीं है, अभी तो नहीं है, मतलब था तो सर सही। वो था अभी नहीं है हम्म, सर। हाँ, और चला गया होगा, नेटवर्क हाँ इशू सर, होगा सर। वो प्रॉब्लम क्या है सर, उसका है ना पर्यूषण चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि उसने ना कल से खाना पीना नहीं खाया है, तो क्या है कि वो बोल रहा है मैं बोलूंगा ना तो फिर प्यास लगेगी, इसलिए वो बोल नहीं रहा है सर। क्या सर पर्यूषण पता है आपको, पर्यूषण चालू हुआ है कल से। मतलब उपवास करते हैं ऐसा। हाँ सर, पानी खाना कुछ नहीं पीते। अच्छा अच्छा, चलो चलो हाँ, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला अगर मैं बोलता हूँ तो फिर प्यास लगती है ना, इसलिए वो बोल नहीं रहा है सर। हाँ सर। वैसे भी तो है भी नहीं ना वो। हाँ सर, लेकिन उसका मैसेज आया 2 मिनट, हाँ सर। कोई नहीं बेटा। आदित्य बोल, इसका आंसर दे बेटा। यस सर। हम्म, देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा। एनिलिन का पीके भी ज्यादा है तो वो एक खराब बेस है। एनिलिन अमाइन मिथाइल अमाइन से क्यों एक खराब बेस है बेटा। सीधा साधा सा सवाल है आपके लिए। ये इस तरह से करोगे तो क्या करोगे बेटा आप लोग, यार जवाब ही नहीं देते सर हो यार। अपना जो एनिलीन है वो क्या हाँ बोलते हैं, रेजोनेंस दिखाता है ऐसा कुछ। हाँ, तो क्या बस यही बोल के छोड़ दें। तो क्या रेजोनेंस दिखाता है तो उससे क्या हुआ। तो सर उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं ना। हाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए बेटा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये अंदर चले गए। और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अभी मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं घूमने चले गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लगा सकता, है ना। तो अब ये एन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो चुके हैं ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि ये वाले जो है वो लोकलाइज्ड है, वहीं के वहीं है, क्योंकि रेजोनेंस के दूर दूर तक शो नहीं कर रहा। तो जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है वो एक अच्छा बेस होता है। तो ये CH3NH2 एक स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। इसलिए एनिलीन का पीके भी CH3NH2 से ज्यादा होता है, ऐसा आपको लिखना था सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। हाँ यस हाँ सर। सर। हम्म, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ ये वाला इथाइल अमाइन जो है ना वो सॉल्यूबल है पानी में, जबकि एनिलीन नहीं है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि इथाइल अमाइन इज सॉल्यूबल इन वाटर वेर एज एनिलीन इज नॉट। सॉल्युबिलिटी कितने लेक्चर कितने चैप्टर में हम सर लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइल हाइड्रोजन अमाइन बॉन्डिंग इथाइल अमाइन में भी होगी बेटा, एनिलीन में भी होगी। हाइड्रोजन। एक है बेटा एनिलीन और एक है बेटा इथाइल अमाइन। NH2 इसके पास भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, NH2 इसके पास भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए।
अब दूसरा कुछ सोचो बेटा, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोकार्बन कभी पानी से प्यार नहीं करते, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब C2H5NH2 एक 2 कार्बन की चेन थी, जबकि एनिलीन के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट कितने हैं? 6 कार्बन के। तो 6 कार्बन पर एक NH2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं करती, फिर 2 कार्बन के ऊपर एक NH2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर लेती है बेटा। तो हम लोग हाँ बोलेंगे है तो दोनों में NH2, लेकिन एनिलीन के अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन ज्यादा होने के वजह से वो इनसॉल्युबल है, और हाइड्रोफोबिक पोर्शन इथेनामाइन के अंदर कम होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक का नंबर ऑफ कार्बन एटम पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। इथेनामाइन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम खाली 2 थे, एनिलीन के अंदर कार्बन का जो नंबर है बेटा वो 6 है, इसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। आई होप क्लियर हो रहा है बेटा, यस सर। है ना? यस चलिए सर। आगे बढ़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मिथाइल अमाइन पानी से रिएक्ट करके फिर उस पानी में FeCl3 से रिएक्ट करके FeO फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या होता होगा? CH3NH2 बोला था ना, हाँ मिथाइल मिथाइल अमाइन। देखो मिथाइल अमाइन पानी में CH3, एक मिनट बेटा, CH3NH2 पानी में एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं बेटा ये लोग, पता है ना आपको? एनिलीन एक यस बेस है सर। और H2O तो एम्फोटेरिक इन नेचर है। रंग बदलो है मतलब सामने बेस होगा तो एसिड बन जाएगा वो, और सामने एसिड होगा तो बेस बन जाएगा। तो ये H डोनेशन इसको हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा CH3, एसिड बेस एक रिएक्शन हो गई, CH3NH3 ये प्लस हो गया, और साथ में क्या जनरेट हुआ? OH माइनस। तो ये जो OH माइनस फ्री हुआ है ना बेटा, वो FeCl3 के साथ में रिएक्ट करता है, FeCl3 के साथ में अपना ये OH माइनस रिएक्ट कर लेता है, और ये क्या बना देता है बेटा? FeOH थ्राइस। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि जो CH3NH2 है वो कैसे नेचर का है? बेसिक इन नेचर का है, इसलिए OH माइनस अल्टीमेटली जनरेट करता है, और वो FeCl3 के साथ में रिएक्ट करके फेरिक का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। यस सर। यस। चलो 4th क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन तो शायद हमने किया है। ऑल्दो अमीनो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, लेकिन एनिलीन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है बेटा, है ना? बोलो कि ये आप लोग को कम से कम इतना याद आ रहा है कि ये हमने करा हुआ हाँ है? सर। बोलो, यस रीजन सर। याद नहीं होगी? सर वो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए वो करता है रिएक्ट। नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जब 2 मार्क के लिए आएगा तो आपको एक लाइन ये वाली लिखनी है, जिसके आपको 1.5 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे। हाँ सर वो एक नाम था। क्या था वो एक नाम? मिनट। बताओ। ये शायद मैंने आप लोग को डिक्टेट करके लिखवाया था, मैंने आपको बोला था कि नोट्स में नहीं है तो कम से कम आप एक बार लिख के रखो इसको। अमोनिएटेड आयन। कौन सा? कुछ नहीं सर। हम्म, भूलते बहुत हो बेटा, बहुत भूलते हो आप लोग, है ना? नाइट्रेशन करवाते हैं एनिलीन का, तो मैंने आपको शायद परसेंटेजेस भी बताए थे कि पैरा वाला 51% बनता है, जो ऑर्थो वाला होता है वो सिर्फ 2% बनता है, और मेटा वाला 47% बनता है। इन्होंने कहा कि एनिलीन नाइट्रेशन करके
सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाता है, आप रीजन बताएं उसकी, ठीक है। और इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग उसको रिफर कर लेना। इसका आंसर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, कि जब एनिलीन के सामने एसिड आता है ना तो वो बेंजीन के ऊपर NH3 प्लस बना देता है, उसको एनिलीनियम आयन कहते हैं। और जो NH3 प्लस ग्रुप होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो वो नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, ठीक है। ये लिख लोगे बेटा आप लोग खुद से, क्यों लिखने को बोल रहा हूँ खुद से, क्योंकि मैंने लिखवाया है आप लोग को नोट्स में इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। यस सर। यस आपसे पूछ रहा है कि एनिलीन का जो है ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप कभी भी नहीं करवा सकते। एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन आप कभी भी नहीं करवा सकते। आपको पता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन के रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं? बेंजीन के ऊपर NH2 है, ये एनिलीन है। अगर मान लो कि इसका अल्काइलेशन करवाना है CH3Cl, तो आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। याद है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट है ये। यस सर। अल्काइलेशन हो चाहे असाइलेशन हो, आपको अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ता है। और आपको पता होगा बेटा कि ये AlCl3 एक क्या होता है, तो लुईस एसिड होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये। लास्ट ईयर जब हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तो लुईस एसिड में मैंने AlCl3 और BF3 ये दो एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। AlCl3 एक लुईस क्या है, एसिड, एसिड है। और एसिड भी एक कंटेनर में रहे और बेस भी एक कंटेनर में रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे। तो ये एनिलीन ये लुईस एसिड से रिएक्ट करके एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। अगर वो सॉल्ट बन गया तो वो कभी जिंदगी में CH3Cl से रिएक्ट करके आगे की रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको आंसर में ऐसा लिखने का कि सिंस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज लुईस एसिड, इट विल रिएक्ट विथ आवर एनिलीन टू फॉर्म सॉल्ट, हेंस द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं कि ये तो अभी आज ही बताया मैंने आपको, डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइन, ड्यू टू, आदित्य क्या रीजन बताया तूने इसका? सर, क्योंकि वो डीलोकलाइज हो जाता है उसका वो। हाँ रेजोनेंस होता है बेटा, रेजोनेंस। डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइन। मैंने आपको बताया ना कि एलिफेटिक अमाइन का डायजोटाइजेशन करवाओगे ना आप, तो आगे आप पानी से रिएक्ट करके अल्कोहल बना ही देना, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। जबकि एरोमेटिक अमाइन का आप डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे ना, एरोमेटिक अमाइन का डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे आप, एक बेटा, हाँ एरोमेटिक अमाइन का डायजोनियम सॉल्ट जब आप बनाओगे तो वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस बेटा, ठीक है। इसलिए फिर आप उसकी रिएक्शन आगे Cu2Cl2HCl से, Cu2Br2HBr से किसी से भी करवा के कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन, थियरी के टाइम पे तो मैंने लिखवाया ही था आपको कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है ना वो प्रीफर करी जाती है खाली के खाली प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए, ऐसा क्यों? ये नोट के फॉर्म में आप लोगों ने नोट्स में भी लिखा हुआ है बेटा, उसने नोट्स में भी लिखा था। गैब्रियल थैलिमाइड क्या हो गया, गैब्रियल थैलिमाइड synthesis is preferred for synthesizing primary amines only, क्योंकि गैब्रियल थैलिमाइड में जो थैलिमाइड यूज करा जाता है ना बेटा, बेंजीन के पास CONH NaCONH, याद है आपको ये रिएजेंट, ये थैलिमाइड था। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन याद नहीं होगी आपको अभी। बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N और H, ये याद है आपको, ये थैलिमाइड था। पहले आपने इथेनॉलिक KOH से रिएक्ट करवा के N और R को प्लेस किया था पहले यहाँ पर, और फिर आप लोगों ने
दो NaOH से रिएक्ट करवा के इसको RnH2 बनाया था। ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन थी आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता है बेटा, लेकिन ये N के ऊपर आपने देखा ध्यान से कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये H को हटा के अपने को R लेके आना है। तो R अगर प्राइमरी हो तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि R प्राइमरी है, छोटी जगह लेगा। लेकिन अगर R जो है वो आपका सेकेंडरी है या R जो है आपका टर्शरी है, तो वो इतना स्टेरिक हिंड्रेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन वो शो करने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। नाइट्रोजन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो प्राइमरी हाइड्रोजन को तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को तो ला सकता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी को कभी भी ला नहीं सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। यस सर। तो ये आप लोगों को गिव रीजन है बेटा, ये गिव रीजन के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। 13.3 अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोग जरा कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछ रहा है कि अरेंज करें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू में। ठीक है बेटा, आप लोग को ये तो पता चल गया कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स पीकेबी का ऑर्डर होगा, है ना, क्योंकि जिसका पीकेबी ज्यादा होता है उसकी बेस स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। सिंपल सा फैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जिसका पीकेबी ज्यादा होगा उसका केबी कम होगा, उसकी बेस स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना है और फिर उसको रिवर्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीकेबी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, आप लोग ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, उसके बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे दो, फिर उसको रिवर्स कर लेंगे हम। ठीक है, 13.4 का ना सर? हाँ यार 13.4 का 1 हाँ, C2H5NH2। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। चार जो दिए हुए हैं वो कौन है, एक है पहला C2H5NH2, दूसरा कौन सा है C6H5NHCH3, फिर क्या है C2H5 ट्वाइस NH, और फिर क्या है C6H5NH2। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा कर लेते हैं, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा ले लो और ये फोर्थ। इसकी बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ सबसे पहले आप, सबसे वीक बेस कौन होगा इसके अंदर। सर बेंजीन। बेंजीन के ऊपर NH2, 1 2 3 4 में नाम लो बेटा अभी आप। सर 4। फोर्थ वाला होगा, वो सबसे खराब बेस इसलिए होगा, क्यों, जो बेंजीन है। क्योंकि वो बेंजीन है तो वो रेजोनेंस कर सकता है, और नाइट्रोजन का हाँ। इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो गया एक बार तो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो एक खराब बेस हो गया ना। तो हम लोग बोले हाँ कि सर। बेसिसिटी का ऑर्डर में 4 सबसे कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सर फिर 3। नहीं, ये नहीं दिख रहा C6H5, ये नहीं दिख रहा आपको, ये ओ हाँ बरोबर, तो C6H5 वो है, ये सेकंड, C6H5 है, लेकिन उसको सेकंड वाले को 4 से ज्यादा क्यों रखा हमने, क्योंकि वहाँ पर CH3 है ना एक NH CH3 के पास। है बेटा, और CH3 कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने से बेसिसिटी बढ़ती है बेटा, ये आपको लिखवाया है मैंने थियरी यस में। सर। ठीक है, तो ये C6H5 तो ये तो बेसिसिटी को बहुत कम करता है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इसके पास, सेकंड वाले के पास EDG है और फोर्थ वाले के पास EDG नहीं है। ठीक है बेटा, तो यस इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ सबसे कम और बाद में नंबर आया आपका सेकंड। सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में कम कौन होगा,
पहले कम वाले को लिखते हैं, बाद में ज्यादा वाले को लिख लेते हैं। एक C2H5NH2 है, एक C2H5 ट्वाइस NH2 है, और अल्काइल ग्रुप EDG होते हैं, आपको पता है बेटा, अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हो। हाँ सर, तो फर्स्ट पहले आएगा, फिर फर्स्ट पहले थ्री आएगा और आएगा। थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा। हाँ C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, जैसे CH3 अगर है तो वो C2H5 भी तो होगा ना बेटा, अब क्या सोच रहे हो इतना। C2H5 हाँ ट्वाइस भी होगा। अब फर्स्ट वाला बोल रहा है मेरे पास एक EDG है, थर्ड वाला बोल रहा है मेरे पास दो दो EDG है, तो जिसके पास एक EDG है वो कम से कम थर्ड वाले से तो वीकर होगा ना बेटा। हाँ सर। तो ये थर्ड आ गया आपका आंसर। ये हो गई बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 3 वाले का सबसे ज्यादा है, तो आपसे बोलेगा कि PKB का ऑर्डर क्या होगा, तो 3 वाले इसका का रिवर्स। बाद में फर्स्ट, बाद में सेकंड, और बाद में फोर्थ, ठीक है। ये PKB का ऑर्डर हो गया। अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, अरे फोर्थ वाला सबसे ज्यादा है ना। हाँ तो सर सबसे कम हो जाएगा फोर्थ वाला से। फोर्थ वाला तो ज्यादा ही रहेगा, जीवन भर ज्यादा रहेगा, फोर्थ वाला तो PKB सबसे ज्यादा ही शो करेगा ना बेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज किया है हमने। इंक्रीजिंग का मतलब समझता है आप लोग को, हाँ हाँ कम सर, बड़े। पहले लिखा जाए बाद में ज्यादा। तो अगर आप मेरे को अभी ऑर्डर डिक्रीजिंग में लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, ये सबसे ज्यादा, फिर 213, 213। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये समझ में आता है हाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप लोग को, है ना। ये मेरे को लगा आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अरे हाँ हाँ सर, पढ़ा ही है। फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा है और वो बाद में है, तो ये कम, हाँ सर। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। यस सर। डिक्रीजिंग ये सबसे ज्यादा है, बाद में उससे कम, बाद में कम, बाद में कम, ये डिक्रीजिंग। अभी आप इसको नहीं बोल सकते कि इसमें फोर्थ वाला ज्यादा आएगा और इसमें फोर्थ वाला कम। फोर्थ बराबर। वाला ज्यादा है वो तो फिक्स हो चुका है बेटा, खाली लिखने का तरीका चेंज करना था बस आपको। हाँ सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला, सेकंड वाले में बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बस तो हो जाएगा आपसे, है ना। अभी हाँ अभी सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेम है। बेसिक स्ट्रेंथ है। अभी इसमें शायद कर पाओगे, मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, बोलो हाँ सबसे सर। वीक बेस कौन सा है इसके अंदर सबसे। लेफ्ट से राइट आप 1 2 3 4 नाम कर लो इसको, ठीक है। लेफ्ट से राइट इसको आप 1 2 3 4 बोल दो। सबसे खराब बेस कौन सा है। सर 1। 1 वाला कब सबसे वन खराब है। सर। बेंजीन हाँ है, सर। बेंजीन कम कर देता है हाँ सर। बेसिसिटी को 1। सर फिर उसके 1 बाद फिर 2 फिर फिर 2, 1 के बाद में फिर 2 4 आया। फिर 1। हाँ, 1 के बाद में 2 क्यों आया, क्योंकि सर CH3 CH3 ग्रुप कम है तो ना करता उसमें। है, लेकिन दो दो CH3 हैं EDG के नाम पे थोड़ा बहुत रिलीफ करने के लिए उसको, तो हाँ 1 के बाद में 2 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके अब बाद उसके बाद में आएगा 4। क्योंकि CH3 जैसा छोटा ग्रुप है जो EDG तो है कम से कम, ठीक है। और सबसे ज्यादा आएगा थर्ड वाला, क्यों, क्योंकि C2H5 है, वो भी दो दो की 2 क्वांटिटी में, 2। तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 1 हाँ सर। आएगा, फिर उससे बड़ा 2 आएगा, फिर उससे बड़ा 4 आएगा, और और उससे फिर बड़ा उसके बाद third आएगा। 3 है। ठीक है। चलो तीसरा हाँ सर। वाला क्वेश्चन का पहला वाला है, थर्ड वाले का पहला। ये एक्सरसाइज काफी कंसेप्ट आपके क्लियर करती है, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, यस सर। 13.4 का तीसरा, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोलुइडीन। ठीक है सर बेटा। पहले पैराटोलुइन होएगा, वो बेसिसिटी टोलुइडीन है सबसे बेटा, ज्यादा। अभी देख रहा, टोलुइडीन है बेटा, है ना, तो आयोडीन है। टोलुइडीन। आयोडीन नहीं, ईडीन है। हाँ हाँ, समझ गए। टोलुइडीन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, पैरा लिखा था ना उसके ऊपर, तो हाँ NH2 तो आएगा ही आएगा बेटा, NH2 तो आएगा ही। हम्म। और पैरा पे CH3 जब आता है तो इसको पैरा टोलुइडीन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, और टोलुइन किसको बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन पे CH3 को टोलुइन बोलते हैं। हाँ सर। NH2 के साथ में CH3 हो तो टोलुइडीन बोलते हैं, और पैरा आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना। चलो अब एक है एनिलीन, जिसके पास सिर्फ NH2 है,
दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन जिसके पास NO2 भी साथ साथ में है, और तीसरा है पैराटोलुइडिन जिसके पास में CH3 है। अब आप मुझे बताओ कि बेस में सबसे पुअर कौन होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो पुअर से हम लोग रिचर की तरफ जाएंगे। तो पी नाइट्रोएलिनिन नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि नाइट्रो है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है withdrawing और group है। बेसिसिटी को घटाता है, ये लिखा है ना हम लोगों ने। यस सर। नाइट्रो EWG है, EWG ग्रुप बेसिसिटी को कम करता है, तो 2 का नंबर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर कम, एनिलीन, फिर एनिलीन, ना घटाने वाला है ना बढ़ाने वाला कोई है, और फोर्थ वाले में तो CH3 है जो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो पहले सबसे पुअर आएगा पैरानाइट्रो एनिलीन, उससे ज्यादा आएगा एनिलीन, और सबसे ज्यादा आएगा बेटा पैराटोलुइडिन। आगे बढ़ू बेटा। यस सर। 13.4 का सेकंड वाला भी है, थर्ड का सेकंड वाला भी होगा। हाँ सर। हाँ ये वाला करो, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सर क्या करना है? वही बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। अच्छा थर्ड वाले का ही है लेकिन बी पार्ट है ये। सर, तो सबसे पहले वो वीक सर सबसे फर्स्ट पहले आएगा ना, C6H5 फर्स्ट आएगा। वाला। हाँ सर। पहला वाला आएगा है ना, C6H5 NH2, ये पहला वाला सबसे वीक है। फिर उसके बाद में सर उसके बाद में सर फिर सर थोड़ी उसके बाद में कंफ्यूजन। सेकंड वाला ही आएगा। क्यों? क्योंकि third वाला C6H5 N से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हाँ सर। तो अभी भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है। हाँ CH3 आया तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन ठीक है। 1, उसके बाद में सेकंड, और थर्ड वाला तो बेटा एरोमेटिक ही नहीं है। अभी आपको हाँ। वही चीज समझाया मैंने, C6H5 के बाद में CH2 है, और CH2 के बाद NH2 है। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी डीलोकलाइज नहीं होगा, वो तो लोकलाइज ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक एटम को जंप करके बेंजीन के अंदर नहीं घुस सकता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, चलो यस सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे बेटा, एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों से किया हुआ है ये क्वेश्चन गैस फेज के अंदर। ठीक है ना, 3 डिग्री हाँ सर, अपोजिट होता है। पैदा होगी, बाद में 2 डिग्री की, बाद में 1 डिग्री की, और बाद में अमोनिया की। किया हुआ है ना हम लोगों ने। यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से करना भी है तो आप लोग कर लो बेटा। इलेक्ट्रॉन सर। डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा किसके अंदर है? थर्ड वाले के अंदर। ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो पहला सबसे ज्यादा वाला बोलो और फिर कम करते हुए जाओ। ठीक है, C2H5 थ्राइस N सबसे अच्छा बेस है, 3 EDG है। फिर सेकंड वाला है 2 EDG है, फिर पहला वाला है 1 ही EDG है, और फिर NH3 है जिसके पास EDG है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। हाँ सर। फिफ्थ वाले में बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सी बॉन्डिंग के? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो भी ज्यादातर आपके लिए कौन सी मिलेगी? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो और सर पहला तो सर तो फिर पहला अपना CH3 OH आएगा। NH वाला आएगा। हाँ, पहला, दूसरा या तीसरा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम वाले को आप पहला रखोगे। हाँ तो सर दूसरा आएगा। सबसे हाँ, सबसे कम किसकी होगी? NH वाले की सर। NH वाले की होगी, क्योंकि NH वाले की। एक ही H है, हाँ N सर। से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम बना पाएगा। फिर सर और थर्ड आएगा सर। आएगा C2H5 NH2 का। यस हाँ सर, हाँ NH2 थर्ड फिर वाला। आएगा। और फिर ठीक है? लास्ट में आएगा सर OH। सबसे ज्यादा होगी C2H5OH की। हाँ ठीक है, सर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है यस ना। सर। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ही शो कर पाएगा मतलब। ठीक है, तो C2H5OH मतलब अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाँ आपका सर। ऑर्डर इंक्रीजिंग में कौन सा आएगा? 2, 3 और फिर 1। ठीक है सर बेटा? अगर हमें एग्जाम में डायरेक्ट यही लिख देना है ना C2H5, मतलब डायरेक्ट एरोस करके लिखना है ना सर? ये हाँ, कुछ थियरी कुछ लिखने का नहीं सर? क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है? इंक्रीजिंग अरेंज द फॉलोइंग, बस। नहीं नहीं, खाली बस आपको अरेंज डायरेक्ट करके रख देना। हाँ है सर। ना बेटा। हाँ, और ये सब चीजें आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही वैसे भी पूछ जाएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ सर।
सिक्स्थ वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन पानी। सर अभी जो किया नंबर ऑफ हेलोल्किन्स के कार्बन को गिन के वही करना है ना? सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? एनिलीन की। सर सबसे पहले वाले की एनिलीन की। 6H5। हाँ, फर्स्ट फिर हाँ उसके बाद सर। में हाँ सर। सर ऑर्डर उसके बाद वही में है सर, ऑर्डर सर वही है। हाँ वही ऑर्डर है। वही है NH, और उसके बाद में NH2। NH2 की NH2। सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसके पास में दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, और NH की सॉल्युबिलिटी एक ही H पे डिपेंडेंट है बेटा। तो पहला आएगा सबसे कम यस वाला सर। 1, उससे ज्यादा वाला 2nd, और सबसे ज्यादा वाला 3rd। ठीक है Yes, बेटा, sir. है ना? यस सर। 13.5 वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, 13.5 वाला क्वेश्चन, इसको अभी के लिए हम लोग होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, 13 कल करेंगे। वाला हम लोग मैं आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछूंगा। ठीक है, 13.5 वाला क्वेश्चन हम लोग इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो है ना डिपेंडेंट है आपके अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पर। क्योंकि अच्छा देखो सर। इथेनोइक एसिड आपका पहले ही दे दिया, तीसरे हाँ। वाले में इथेनोइक एसिड आपको बनाना है, पांचवे वाले में इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। हाँ सर, इसका वो तो मतलब अभी हम बनाने एल्डिहाइड देंगे। कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये चैप्टर बहुत, ये 13.5 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट यस है। सर। इसलिए हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लेंगे और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज पे आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये 13.5 वाला आप लोग अभी होल्ड पे रखना। ओके सर। 13.6 वाला बेटा आप लोग बताओ तो कर लोगे? 13.6 वाला क्वेश्चन कौन सा हाँ क्वेश्चन? सर। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का आइडेंटिफिकेशन वाले केमिकल रिएक्शन आपको लिखने हैं। तो ये सीधा सीधा आपसे हिंसबर्ग रिएजेंट हाँ पूछा है। सर, हाइंसबर्ग टेस्ट वाला है ना, प्राइमरी वाला हिंसबर्ग रिएक्शन शो करता है और हम्म। उसके सल्फोनामाइड में एक H बचता है। ठीक है, सेकेंडरी वाला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है लेकिन उसके सल्फोनामाइड में एक भी H नहीं बचता, और टर्शरी अमाइन जो सर है सल्फोनामाइड से रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हाँ ये सर। सीधा सीधा आप लोग 13.6 वाला हिंसबर्ग रिएजेंट में मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का एग्जांपल दिया था, वो आप कर लेना, और टर्शरी अमाइन को बोल देना नो रिएक्शन। ठीक है, ओके सर। 13.7 में पहला है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, मैंने आप लोग को एक क्लास में करवाया है। डायजोटाइजेशन तो न जाने कितनी बार करवाया है। तीसरा है हाँ हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, मैंने ये वाला आपसे करवाया है। कपलिंग रिएक्शन मतलब एजो कपलिंग रिएक्शन में आपको ऑरेंज और येलो दोनों कलर, दोनों डाई बना के सिखाई है। ठीक है, एमोनोलिसिस प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में नीचे वाले लास्ट वाला था एमोनोलिसिस, ये मैंने आपसे करवाया है। सिक्स्थ वाला है बेटा एसिटाइलेशन, है ना। एसिटाइलेशन आपने एसिटिक एसिड से, एसिड के क्लोराइड से, है ना, और एसिड के एनहाइड्राइड से, ये तीनों एग्जांपल लेके मैंने आपको एसिटाइलेशन सिखवाया है ना। अल्काइलेशन के बाद में एसिटाइलेशन था, अगर आपको याद हो तो, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में पहला था बेसिसिटी, दूसरा था अल्काइलेशन, और तीसरा था असाइलेशन, और असाइलेशन में हमने एसिटाइलेशन ही कराया बेटा। और सेवंथ वाला जो है वो गैब्रिल थैलिमाइड सिंथेसिस है, थैलेमाइड हम है। लोगों ने एज इट इज किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का काम ये रहेगा कल के लेक्चर में आते आते हाँ सर। 13.1 से लेके 13.7 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक्सेप्ट 13.5। ओके सर। 13.7 तक आप लोग पूरी अच्छे से सॉल्व करके नोट्स बना लेना बेटा। ये चैप्टर की एनसीईआरटी अगर आपकी नोट्स नहीं बनी हुई रहेगी ना एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो आप हाँ लोग सर। इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखा, बहुत सारे आप लोग को नहीं आ रहे थे। 13.8 से हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कर लोगे हाँ आप लोग सर। इतना काम? ओके सर। हाँ, हाँ सर, कर देंगे सर। है ना, करके रखना। यस सर। 13.8 से हम लोग करेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि अभी फोर्टनाइटली टेस्ट जो आएगी आपकी, फोर्टनाइटली टेस्ट में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री के बाद में मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अल्कोहल फिनॉल और ईथर। अल्कोहल फिनल ईथर वाला। अल्कोहल फिनॉल ईथर विल बी द सिलेबस ऑफ नेक्स्ट फोर्टनाइटली टेस्ट। ठीक है, कल ओके के सर। लेक्चर में ओके हम सर। लोग अमाइंस की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और परसों से फिर हम लोग अपने जेडब्ल्यू नीट को स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, चलो तो फिर सर फिर यस हाँ सर। बोलो, बोलो बेटा। आपकी वो जो पीडीएफ है ना, आपने बनाई लिख के, कौन सी? अरे सरफेस? वो स्क्विड में जो नया है, आज आज जो करवाया मैंने वो? हाँ वो भेज देना ग्रुप पर। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कंफर्म है ना। चलो ओके, ओके बाय। सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।